वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टार एजुकेशन के और टार एजुकेशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पे आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, और इन्हीं को अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB के उपाध्यक्ष, जिसे वाइस चेयरमैन भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बनाया गया है। AIIB के बारे में जान लीजिए। फुल फॉर्म इसका होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुआ है और मुख्यालय इसका चाइना की राजधानी बीजिंग में है। और इसके मेंबर्स कंट्री एज ऑन अक्टूबर 2021 तक का मुझे डाटा मिला है, इसमें मेंबर्स कंट्री 103 हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जीन लीकुन। और वाइस चेयरमैन अब ये बन गए हैं उर्जित पटेल। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट इससे संबंधित। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा, चूँकि टार एजुकेशन का ये खासियत है इसमें यही कि प्रश्न जो आपको जिस बेस पर रहते हैं उसी बेस पर ऑप्शंस भी हम लोग रखते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात करेंट अफेयर से रिलेटेड हाल फिलहाल के न्यूज़ से, जिससे कि आपको इससे संबंधित अन्य कुछ और करंट अफेयर्स टॉपिक्स रिवीजन हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए ध्यान से सुनिए। ये हो गया प्रश्न का जवाब। हैथम अल घैसी, ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहे हैं? ये बिल्कुल याद होगा, 2-3 रोज पहले की न्यूज़ है ये। इनको OPEC OPEC अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैथम अल घैसी को ही OPEC के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। OPEC की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। और इसमें मेंबर कंट्री 13 है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, झांग मिंग। ये भी बहुत इधर 1 वीक पहले का ये न्यूज़ है। झांग मिंग को हाल ही में SCO के नए महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना के बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में। और इसमें मेंबर्स कंट्री कौन कौन है? तो चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान इसमें मेंबर्स कंट्री हैं। ये सब आप याद रखेंगे। अतुल केशव को हाल ही में क्या बनाया गया है? न्यूज़ में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को इंडिया US बिजनेस काउंसिल का प्रमुख बनाया गया है। US से संबंधित बात है तो US के अभी ये प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है, आप लोग सब लोग जानते हैं। एक चीज़ और उसमें जानना जरूरी ये है कि वे अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब 45th थे, 45वें, तो ये परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया है, इसलिए इनका भी याद रखेंगे। ये 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन में भी इतने सारे फैक्ट्स हमने दिया जो कि आपको ये ज़्यादा ऊपर बोझ भी नहीं पड़ा और आराम से इतने सारे रिवीजन और इतने सारे फैक्ट्स को आप पा लिए। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें। कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे हर चीज़ आपको ऐसा हो जाएगा कि लगेगा ये तो जुबान पर ही है, इतना ईजी है, सब कुछ याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ
आपको ये पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की मेजबानी मिली है? ये अपना देश भारत को पहला है, ये देखिए शब्द लगा है पहला, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पहला बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, इसको इंग्लिश में कहेंगे डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। इसका आयोजन पहली बार हो रहा है और भारत को ही मिल गया है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ICSD के द्वारा पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी अपने देश भारत को, अर्थात अपने यहाँ भी एक ये देखिए संगठन है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डीप, जिसे शॉर्ट में AISCD कहते हैं, इसी को अर्थात भारत को मिल गया है। और ये भारत में भी कहाँ होगा दोस्तों, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 10 से 20 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अब इसको 2023 में किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये समय भी याद रखिएगा, 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा इसको पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन से खेलते हैं, अब ऑप्शन से ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ ऑप्शन से ही देने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि ये वेन्यू से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शंस भी हाल फिलहाल के वेन्यू से संबंधित मैं अपडेट कराऊंगा। जर्मनी की न्यूज में है, यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश को दिया गया है, तो ये दिया गया है जर्मनी को। इसका मेंबर्स कंट्री के बारे में जान लीजिए। और G7 अर्थात इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ये 7 जो है शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है G7, और G7 2022 का आयोजन जर्मनी को करने का दिया गया है, वहीं पे होगा। मेंबर्स कंट्री इसमें कौन कौन है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी, ये सभी 7 देश G7 के सदस्य हैं। आयोजन इसका 2022 वाला जर्मनी में ही किया जाएगा। इटली की न्यूज में है दोस्तों, तो ये इटली में G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है, इटली के राजधानी रोम में। G20 आप याद रखेंगे, और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें अटेंड किए थे। बहरीन की न्यूज में है, तो हाल ही में बहरीन के मनामा में यूथ पैरालंपिक गेम्स, एशिया लगा दीजिए इसमें, एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बहरीन की राजधानी मनामा में एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, भारत की तरफ से अनन्या बंसल हैं, उन्होंने रजत पदक जीता था। चलिए अगला देखते हैं। ये सभी प्रश्न से, फैक्ट्स और ऑप्शन से आपको ये चीज़ मिले, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर का, एक होता है ड्रामा का, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। मोशन पिक्चर में गोल्डन ग्लोब्स 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड इनका नाम है, इन्हीं को मिला है मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गोल्डन ग्लोब्स 2022 का खिताब। अब चलिए इससे संबंधित में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट तो इससे बहुत थे, लेकिन वो सब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जो आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे पॉइंट कर दिया हूँ। गोल्डन ग्लोब्स 2022 में फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये एंड्रयू गारफील्ड, इनको किसमें मिला है, मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको चुना गया है। हॉलीवुड फिल्म जगत के बड़े पुरस्कारों में से एक गोल्डन ग्लोब्स ये पुरस्कार है, यह इसका 79th एडिशन है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, एडिशंस पूछ लिया जाता है ऑस्कर अवार्ड का, ग्रैमी अवार्ड का, इस तरह से। तो गोल्डन ग्लोब्स 2022 जो है 79th ये एडिशन था, और इसका आयोजन, सबसे बड़ी बात देखिए, महामारी ऐसी है कोविड-19 का, इसके कारण इसका वर्चुअली भी आयोजन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि फिजिकल तो छोड़िए, वर्चुअली भी इस प्रोग्राम का आयोजन नहीं किया गया है। सीधे ग्रैमी ये गोल्डन ग्लोब्स के अपने ब्लॉग पर इन सभी पुरस्कारों को पोस्ट कर दिया गया है, वहां से मीडिया के थ्रू हम लोग को ये जानकारी मिली है। गोल्डन ग्लोब्स 2022 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग को ही मिला है, इसी में अभिनेता वो थे ये एंड्रयू गारफील्ड, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर ड्रामा में देखें तो विल स्मिथ को मिला है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए, ठीक है।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें ड्रामा सीरीज में तो निकोल किडमैन को मिला है फिल्म बीइंग द रिकार्डोस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक जो है उनको मोशन पिक्चर में जेन कैंपियन फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए ही मिला है। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं ये लिखना शुरू नहीं किया था, अन्यथा आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, वहाँ से इसको डाउनलोड करके नोट डाउन अपने नोटबुक में या पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी ही रखिएगा, लिखने का अगर समय नहीं है तो। चलिए, हालांकि लिखने की आदत आपको रखनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं वो ज़्यादातर याद रहने के चांस अधिक रहते हैं जिस अपेक्षाकृत केवल पढ़ लेने से। तो फर्क रहता है लिखने और पढ़ने में। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है। डेनिस सिद्दीकी, ये हाल ही में क्यों न्यूज में रहे हैं, तो ये एक पत्रकार हैं डेनिस सिद्दीकी, इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार डेनिस सिद्दीकी को मिला है। और ये अभी जो अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा वो काबुल में उसका जो मामला चल रहा था, आप लोग न्यूज़ से अपडेट होंगे ही उसके लिए, तो उसी में ये अपनी पत्रकारिता कार्य कर रहे थे और उसी में किसी कारण झड़प या जैसे भी हो इनका निधन हो गया। डेनिस सिद्दीकी को, इन्हीं को मिला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। चलिए, इम्तियाज सुलेमान, ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो इनको ये भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक हैं, इसलिए मैं इसको दिया हूँ, पूछ सकता है, भारत इंडिया से रिलेटेड हैं ये, तो ये भारतीय मूल के अफ्रीकन हैं इम्तियाज सुलेमान। इनको साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हाल ही में। साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, ये इम्तियाज सुलेमान को मिला है जो भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक हैं। एंड्रयू गारफील्ड हो गया। एम.आर. रादुकानु, ये कई दिनों से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, अब तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा। इनको हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार मिला है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 एम.आर. रादुकानु को मिला है। और ये कौन है, तो ये ब्रिटेन के जानी मानी टेनिस खिलाड़ी हैं एम.आर. रादुकानु, इन्हीं को मिला है ये पुरस्कार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में और पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। हाल ही में किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, सही जवाब है 10 जनवरी को। विश्व भर में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए भी इसी दिन को चुना भी गया है हिंदी दिवस मनाने के लिए, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और इसमें और कुछ जान सकते हैं, पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। थीम क्या है इसका, विषय क्या है, तो टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑल्दो इट डजंट नेसेसरली मीन दैट वन हैज टू गिव अप वंस मदर टंग। ये इसका विषय है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का दिवस है विश्व हिंदी दिवस, तो इसका ये थीम भी इंग्लिश में ही है। हिंदी में इसको ट्रांसफर करके किया जाए तो एग्जाम में आपको ये दे सकता है, ऑप्शन में तो इतने लंबे नहीं आएंगे, या इसका थीम आपसे पूछा ही ना जाए, फिर भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है प्रश्न में इसी को पूरा को डाल दे और पूछेगा कि ये किस का थीम है, लेकिन उम्मीद नहीं है उसका। ये 10 जनवरी आप याद रखेंगे, ये डेट वगैरह कब पहली बार हुआ, क्यों हुआ, ये सब याद रखेंगे। चलिए अगला, इसमें बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से आपको कुछ डेज अपडेट हो जाएगा। 4 जनवरी 4 जनवरी को हाल ही में क्या मनाया गया है, उम्मीद करता हूँ याद जरूर होना चाहिए अब तक। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, 4 जनवरी को मनाया गया है। और ये ब्रेल जो दृष्टिबाधित दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके कल्याण के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन थे, लुई ब्रेल। उन्हीं की जयंती पर ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए 22 दिसंबर को क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया गया है 22 दिसंबर को, माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी को क्या मनाया गया, तो और ये मैथ दिवस गणित दिवस जो मनाया जाता है, ये एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, कौन, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म दिवस के अवसर पर ये 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है।
ये जो हैं श्रीनिवास रामानुजन मात्र 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के क्लास के ट्रेनिंग के या प्रशिक्षण के मैथ का जो ये होता है त्रिकोणमिति उसमें महारत हासिल किए थे। इसी याद में ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया गया, अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। थीम भी इसका जान लीजिए, ये छोटा ये जरूरी है, पूछ सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय है, थीम है 2021 का प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, ये इसका थीम रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बैंकिंग वालों के लिए, अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, हालांकि कहना मुझे ये था, ये इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 9.2%। NSO के द्वारा भारत का विकास दर कितना आंका गया है 21-22 के लिए? तो 9.2%। और बाकी और कुछ पहले इसमें फैक्ट देख लीजिए। NSO अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इसकी गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा किया जाता है। ये अलग से एक पॉइंट है, ये कई बार जीके के प्रश्न में, रेलवे SSC वगैरह में ये पूछा जा चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये NSO ही करता है। और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए एक नोडल निकाय है NSO। और इसमें एक और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किए थे। ये भी प्रश्न जीके का है, ये कई बार पूछा गया है। और ये NSO भारत का राष्ट्रीय आय का गणना करता है, ये भी दोनों चीज पूछा जा चुका है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, बाकी सब ये किसका किसका अनुमान है, आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट करा देता हूं मैं। 9.7 ये किसका द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है? ADB के द्वारा। ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 9.7 का अनुमान भारत का GDP के लिए लगाया गया है। 9.4% कौन लगाया है? तो ये OECD के द्वारा 9.4% का अनुमान भारत का विकास दर के लिए लगाया गया है। और 9.5% कौन लगाया है? तो ये IMF के द्वारा लगाया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहेंगे इसको, इसने लगाया है 9.5% का अनुमान भारत का GDP विकास के लिए। चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को सभी चीज एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगे होंगे और आपसे बेनिफिट हुआ होगा आपको। चलिए यहाँ से प्रश्न अभी काफी महत्वपूर्ण सब लिस्टेड है नीचे, इसको हम लोग केवल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ के साथ देखते हैं, क्योंकि MCQ थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास, इसलिए 5 ही प्रश्नों में इसको डिफाइन किया मैंने। फिर भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं अभी नीचे लिस्टेड हैं, आप बने रहिए। चलिए देखते हैं। हाल ही में IHS मार्केट लिमिटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? एशिया की बात हो रही है दोस्तों। तो 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ये अर्थव्यवस्था बन जाएगा IHS मार्केट लिमिटेड के रिपोर्ट के अनुसार। IHS मार्केट लिमिटेड जो है 9 जुलाई 1998 में रजिस्टर्ड एक दिल्ली में एक कंपनी है, और ये गैर लाभकारी कंपनी के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। वर्तमान में वैश्विक स्तर की अगर बात करें, ये तो एशिया में जो है 2030 तक भारत 2030 तक दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर क्या स्थिति है इस तरह से, तो भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था फिलहाल भारत है। तो अग्रसर है भारत अपना विकास पर, और आगे देखिए कहाँ तक पहुँचता है, महामारी अगर इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे तो। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? एक नया दिवस बना है वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाया जाएगा? तो ये गुरु गोविंद सिंह जयंती जो 9 जनवरी को मनाया गया है, उसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। क्यों? तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इनके साहस के सम्मान में इस दिन की घोषणा की गई है। इनको चलिए बताइए, इन दोनों बच्चों को, उनके जो पुत्र थे, इनको दीवार में जुड़वा दिया गया था।
उसके बाद भी वो लोग जिंदा थे। कौन उसको इन दोनों को दीवार में जुड़वाया था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आपके जीके के लिए। आप कमेंट में इसको जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को, कुछ लोग को याद भी होगा, ज़्यादा लोग को तो नहीं, लेकिन जिनको जिनको नहीं याद है वो लोग भी कमेंट करें इसको सर्च करके। मैं इसको चाहता तो बताता, लेकिन आपको अब थोड़ा सा इसकी उत्सुकता हुई होगी कि कौन था जो दीवार में जुड़वा दिया था इन लोग को। चलिए, सिखों के 10वें गुरु कौन है? वही गुरु गोविंद सिंह है। उनका जन्मदिन की याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप अलग से याद रखेंगे। देखें, एमसीक्यूज नहीं है, फिर भी आपको कितना कुछ उसमें मिला। हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? एशले बार्टी। ये कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। एशले बार्टी टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के एलेना रयबकीना को फाइनल मुकाबले में हराकर एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीत लिया है। और इसमें अपने भारत से भी एक पॉइंट है। इसको चाहता तो मैं अलग से प्रश्न बना सकता था, लेकिन नहीं, आपको बस जानने से मतलब है, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं, आपको बस बेनिफिट होना चाहिए परीक्षा में। तो देखिए, इसी गेम में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय, ये तो महिला एकल है जो जीती है एशले बार्टी कजाकिस्तान के एलेना रयबकीना को हराकर। इसी में पुरुष डबल्स की बात करें, मेंस डबल्स जिसको कहेंगे, रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन, देखिए कितना किस्मत है, ये दोनों फाइनल में अपने ही देश से मिलकर फाइनल में एक टीम में डुअल में बन गए हैं। दोनों फाइनल में एक तरफ से पहुंचे हैं। और भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की ये जोड़ी है। इन्होंने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल ट्रॉफी मिक्स डबल जिसे कहते हैं पुरुषों का, वो खिताब इन्होंने जीता है। नाम याद रखेंगे, एटलीस्ट ये याद जरूर रखेंगे कि रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये लोग टेनिस से संबंधित हैं। और ये तो वही हो गया। और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और ये चीज़ दोनों मैं वही दे दिया हूँ, किसे हराया है वो चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICMR के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, किसे सम्मानित किया गया है? ये ICMR का द्वारा दिया जाता है। तो ये डॉक्टर सतीश अडिगा को मिला है। ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये डॉक्टर सतीश अडिगा को क्लिनिकल IVF और फर्टिलिटी रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नाम याद रखिएगा, ICMR का ये पुरस्कार है। चलिए, हाल ही में धनुष्का गुणतिलक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का घोषणा इन्होंने किया है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यह है एग्जीक्यूटिव कैपिटल और यह है लेजिस्लेटिव कैपिटल, विधायी। और यहाँ पे मुद्रा श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री वहाँ पे महेंद्र राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये दोनों खास भाई भी हैं। ICC के बारे में देख लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं, तो ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी खेलों का आयोजन यही कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है और इसका स्थापना 15 जून 1909 में किया गया है। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं, और ये नए बने हैं, तो याद रखिएगा इनको। चलिए, अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा बाल विवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया? ये दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं कल का इसमें रिपीट कर दिया हूँ, जो मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा। और क्योंकि आज का क्वेश्चन में हमको 10-11 क्वेश्चन ही 10 के आसपास मिले हैं, तो कुछ क्वेश्चन एक दो मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन के तौर पर आज भी इसमें डाल दिया हूँ। आगे भी नए प्रश्न भी मिलेंगे, लग रही है आप बने रहिए क्लास में। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? तो ये फिलीपींस। हालांकि मैं कल ये करा चुका हूँ, आज भी करा रहा हूँ। ये आपको हो सकता है कुछ चैनल पर 1-2 दिन बाद तक भी नया प्रश्न बन के मिलता रहेगा। चलिए, तो ये फिलीपींस ने बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा वहाँ पे फिलीपाइन पेसो चलता है। और ये फिलीपींस जो है 12वां ऐसा देश है विश्व में जहाँ सबसे ज्यादा बाल विवाह होता था। अब तो प्रतिबंध पूर्ण लग गया। खैर, चलिए, हाल ही में कौन भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? ये भरत सुब्रमण्यम है, 14 वर्षीय, चेन्नई से बिलोंग करते हैं अपने देश के। ये भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित होते हैं? तो ये चेस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में SBI इको रैप के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना का अनुमान लगाया है? 9.5% का लगाया है। चलिए, आप बताइए RBI का क्या अनुमान है भारत के विकास दर का? उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, ये महत्वपूर्ण है। हमको लगता है एक सप्ताह पहले इसकी चर्चा हम लोग किए थे, एटलीस्ट वहाँ तो जरूर किए थे जब मौद्रिक नीति जारी किया था RBI ने हाल फिलहाल में। चलिए, SBI के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये SBI का ही अंग है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना
1 जुलाई 1955 को चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। इनसे पहले रजनीश कुमार थे, जो कि अभी दूसरे अच्छे पदों पर उनको नियुक्त किया जा रहा है। चलिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी मैं कल करा चुका था, लेकिन ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इससे संबंधित मैं फैक्ट्स बताऊंगा, इसलिए पुनः डाल दिया हूँ। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, और ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदायों के जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन खासकर इसको क्यों शुरू किया गया, तो 9 जनवरी 1915 को ही राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये जीके का क्वेश्चन कई बार बन चुका है। इसी को चिन्हित करने के लिए भी प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। चलिए, और इसमें पहली बार कब मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 में मनाया गया था। थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस 2022 का? तो द रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ये इसका थीम रहा है। इस बार थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए। द रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ये थीम रहा है भारतीय प्रवासी दिवस 2022 का। याद रखेंगे, छोटा है, ये पूछ सकता है एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको। हाल ही में किस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया है? इसको तो मैं एक प्रश्न के अंदर में फैक्ट्स के रूप में ही बता चुका हूँ। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी को, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और ये इस बार इनका कौन सा एडिशन था? एडिशन नहीं, या कौवा जिसको कहेंगे कि कौन सा जयंती था? तो 355वीं जन्म शताब्दी थी। देखिए, कल मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये तो मैं कल ही करा चुका हूँ क्लास में, और क्वेश्चन इसको मैं नोट किया था, वेबसाइट पर अपडेट किया था परसों में ही, क्योंकि शाम तक, जैसे आज का न्यूज जो है वेबसाइट पर टायर एजुकेशन के शाम तक अपडेट कर दिया जाता है, वही क्वेश्चन कल सुबह में आपको करंट अफेयर क्लास में लाया जाता है। तो हमने परसों ही इस न्यूज को अपडेट कर लिया था वेबसाइट पर। कल हम फिर पुनः न्यूज जब देख रहे थे, सर्च कर रहे थे आप लोग के लिए, तो एक जगह टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई न्यूज पेपर चैनल वेबसाइट है, उस पर इसको 365 बता रहा था, जबकि वो गलत है। हो सकता है कुछ चैनल्स पर ये आपको बताया जा रहा हो, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े। 355 ही उनका जन्म शताब्दी है इस बार 2022 वाला। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का सभी क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। इसका जवाब आपको देना होगा अभी तुरंत। हाल ही में किसे ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? जो लोग सब ध्यान से आज के क्लास किए होंगे, मुझे लगता है आज भी इसको मैं ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा कर दिया है। तो चलिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ये पिछले क्लासेज में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ ये देखिए क्विज, डेली करंट अफेयर, डेली, वीकली, मंथली और टेक्स्ट फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म में सब ये मिलेगा आपको। वहाँ पे वोकैबुलरी अभी तो, और क्विज, दोनों क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं करंट अफेयर का। तो ये दोनों अभी बंद था, जल्द ही इसको शुरू किया जाएगा। तो और बाकी जीके वगैरह के लिए बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कुछ सेकंड्स देके आप टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग के ये कुछ सेकंड्स देने से टायर एजुकेशन का बहुत बड़ा फायदा होगा। जितना हम लोग एफर्ट्स लगाकर आपको क्लास इतने अच्छे से दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तो जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर केवल कर दें। तो चलिए, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।